टू सिंपल पेंडुलम, फर्स्ट ऑफ बॉब मास m1 एंड लेंथ l1, सेकंड ऑफ बॉब मास m2 एंड लेंथ l2। ठीक है, दो पेंडुलम है। मास का तो हम क्या ही करेंगे, क्योंकि सिंपल पेंडुलम में मास का तो कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी टाइम पीरियड में नहीं होता, देखते हैं। m1 और m2 बराबर हैं, l1 जो है वो ट्वाइस l2 के बराबर। इफ़ दिस वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ बोथ इन सेम देन विच वन इज़ करेक्ट। जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो जो टोटल एनर्जी है वो दोनों की सेम है। ठीक है, और कुछ चीज़ें कहने की बात कर रहे हैं वो, कि किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, किसका एम्पलीट्यूड कम होगा। ठीक है, तो ज़रा समझिए क्या है। अगर एक बॉल जो है वो ऑसिलेट कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से चेंज हो रही होगी। मीन पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। एक्सट्रीम पोजीशन पे वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, मान लिया पहले वाले केस की बात करते हैं, उसका मास कितना था m1, उसकी लेंथ l1 थी, तो लेंथ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। जो उसका टाइम पीरियड होगा t1 वो हो जाएगा 2π√L1/g। ठीक, तो यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें, फ्रीक्वेंसी होती है ω1, वो होती है 2π/t1, और वो आपकी हो जाएगी √g/L1, ये फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, अब मुझे अगर इसकी टोटल एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी SHM में जो होती है वो होती है हाफ m ω²a²। सारी वैल्यू डालूंगा मैं इसमें। हाफ m मास m1 है, ω1 का स्क्वायर, तो जब आप ω1 का स्क्वायर करोगे तो g/L1 आ जाएगा उसमें, और एम्पलीट्यूड उसका मैंने मान लिया है a1, तो ये हो जाएगा आपका a1 का स्क्वायर। ये पहले की टोटल एनर्जी है। इसी फॉर्मेट से अगर हम देखेंगे कि दूसरे की टोटल एनर्जी क्या होगी वो भी लिखेंगे, और दोनों की टोटल एनर्जी बराबर है। तो जरा इक्वेट कर देते हैं। इसका मतलब हाफ m1g a1² अपॉन L1 जो है वो किसके बराबर होगा, हाफ m2g a2² अपॉन L2 के बराबर। देखें क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। m1 और m2 बराबर हैं तो वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो L1 है वो ट्वाइस L2 के बराबर है, तो L1 की जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस L2, तो ये L2 से ये L2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से a1 अपॉन a2 जो आपका आ रहा है वो √2 के बराबर आ रहा है, तो a1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स a2। तो किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ, पहले वाले का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ b इज स्मॉलर देन a, b पार्ट, सॉरी। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड वर्सेस लेंथ। टाइम पीरियड और लेंथ का रिलेशन पूछ रहे हैं, तो टाइम जो है वो लेंथ के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। लेंथ को जब आप 4 गुना करोगे तो टाइम पीरियड सिर्फ दुगना होगा। लेंथ तेजी से बढ़ेगी, टाइम पीरियड आराम से बढ़ेगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इसमें एक यूट्यूब है, यूनिफॉर्म बोर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए हैज़ बीन सेट अप वर्टिकली विद ओपन एंड्स फेसिंग अप। नाउ m ग्राम ऑफ लिक्विड, m मास होगा ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी d इज poured into it, द कॉलम ऑफ लिक्विड इन दिस ट्यूब विल ऑसिलेट विद द टाइम पीरियड। उसका टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। अब थोड़ी समस्या इसमें यह है कि मास दिया है स्मॉल m और सारे आंसर में मास कैपिटल M है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, कैपिटल M। ठीक, तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपने डायरेक्ट याद किया हो या एक बार बना भी लेते हैं इसको। ठीक है, कैसे बनाएंगे समझिए। ये मान लिया यूट्यूब है, m मास का लिक्विड है, इसमें डेंसिटी है d और क्रॉस सेक्शन एरिया है a, टोटल मास है m, और ये भरा हुआ है किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक, ये भरा हुआ है। अब आपको निकालना है टाइम पीरियड। तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस को नीचे x डिप्रेस करेंगे, नीचे दबाएंगे तो ये यहाँ से x ऊपर उठ जाएगी। ठीक, और ये नया लेवल होगा, इसका नया लेवल ये होगा। इनमें अगर हम गैप देखेंगे तो ये 2x का गैप आ जाएगा। तो फिर से समझिए क्या किया मैंने इसमें, मैंने सरफेस को नीचे x दबाया तो ये x यहाँ से ऊपर उठ गई, और फिर मैंने रिलीज़ कर दिया तो ये अब इस तरह से डांस करना शुरू कर देगा लिक्विड। पहले इसमें ऊपर उठेगा, फिर इसमें ऊपर उठेगा, फिर इसमें ऊपर उठेगा, इस तरह से डांस करेगा, और उस डांसिंग का हमें पीरियड फाइंड करना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैंने इसको x नीचे दबाया तो यहाँ से ये x ऊपर उठ गया, तो इसका जो नया लेवल होगा वो नया लेवल इसका अगर यहाँ है तो इसका नया लेवल यहाँ पहुँचेगा, तो इसमें ये जो गैप आ जाएगा वो 2x का गैप होगा।
और 2x का जो लिक्विड यहाँ एक्स्ट्रा है यहाँ पे ऊपर, इस 2x के लिक्विड का जो वेट होगा, वेट वही इस पूरे सिस्टम को रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये जो 2x का एक्स्ट्रा लिक्विड जो आपको दिख रहा है इधर, उस एक्स्ट्रा लिक्विड का जो वेट होगा वही सिस्टम को रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो वेट ऑफ लिक्विड ऑफ कॉलम ऑफ लेंथ 2x, एंड दैट इज 2x इंटू ए। ये तो बन गया वॉल्यूम, वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे मास बन गया, और उसमें जी से मल्टीप्लाई करेंगे वेट बन गया, ये बनेगा रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, तो आप रीस्टोरिंग फोर्स को लिख सकते हो 2ADG इंटू एक्स, और चाहो तो आप वेक्टर अगर लगाना चाहो तो इसमें एक आगे माइनस भी आ जाए। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ ऊपर की तरफ, और रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, वेट बन के नीचे की तरफ। तो ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट ही आपको चाहिए होता है, यही के बनेगा। तो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π√m/k, एंड m/k, k जो है वो 2ADG के बराबर है। सो योर आंसर इज डी पार्ट। A horizontal platform with an object placed on it is executing SHM in a vertical direction। ठीक है, समझिए जरा क्या है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, इस पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपने, ठीक, और वो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और लीस्ट टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, लीस्ट टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, सो दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि कितने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कराएं, कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कराएं, वो था क्वेश्चन। इसमें एम्पलीट्यूड तो दिया हुआ है, कितनी फ्रीक्वेंसी या कितने टाइम पीरियड में ऑसिलेट करें ताकि डिटैच ना करे। तो कंसेप्ट उसमें यही था कि प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम एसोलेशन जी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसका एसोलेशन जी से ज़्यादा हो जाएगा तो जब वो अपने मैक्सिमम एसोलेशन से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो ये जो ब्लॉक है वो इससे डिटैच हो जाएगा। यानी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम एसोलेशन होगा ω²A, ये आपका जी से कम ही होना चाहिए। अगर आप चाहते हो डिटैच ना हो और आप चाहते हो डिटैच हो जाए तो ये जी से बड़ा हो जाना चाहिए। अब ये तो आपको दे रखा है ओमेगा पे कंडीशन पूछ रहे हैं, तो ओमेगा जो होगा वो लेस देन √G/A के बराबर होगा। तो ओमेगा आपका होता है 2π/T, हमसे टाइम पीरियड पूछा है, तो 2π/T इज लेस देन √G/A। सो T/2π is greater than √G/A, √A/G. So T is greater than 2π√A/G। अब टाइम पीरियड जो है वो इस फैक्टर से बड़ा होना चाहिए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, सॉरी मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, सॉरी मिनिमम। टी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कम से कम, तो कम से कम इसके बराबर हो सकता है, या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए तो बढ़िया है। अगर इससे ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम कितना हो सकता है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन की क्वेश्चन आई है, तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, या मिनिमम पूछा जाएगा तो मिनिमम जो है वो इसके बराबर हो सकता है। इसमें मिनिमम ही पूछ रहे हैं। ठीक है, लीस्ट पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन। तो बस सारी वैल्यू है आपके पास, एम्पलीट्यूड है आपके पास, जी है, सब कुछ डालो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो अब इसमें डालेंगे, सॉल्व करेंगे और आपको एक प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। A metallic bob of simple pendulum has a relative density rho. The time period of this pendulum is t. If the metallic bob is immersed in water, then the new time period कितना होगा वो पूछ रहे हैं। ठीक, तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड अगर t है तो t आपका होगा 2π√L/G, सिंपल। और जब आप किसी लिक्विड में इमर्स करोगे तो वहाँ पे g जो होगा वो g इफेक्टिव बन जाएगा। तो जो नया टाइम पीरियड होगा t डैश वो आपका हो जाएगा 2π√L/G की जगह हम लिखेंगे g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव होता है 1 - 1/RD, और RD होगा रिलेटिव, RD मतलब रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी आपको रो दे रखी है, तो सीधे सीधे मैं RD की जगह यहाँ क्या डाल देता हूँ, रो ही लिख देता हूँ फिर। अब t और t डैश में रिलेशन आपसे पूछा गया, तो दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो t डैश अपॉन t जो आपका आएगा वो आपका आएगा 1/√ρ - 1/ρ। So t dash is equal to t times √ρ/ρ - 1. So your answer is D part. इसमें क्या है, एक ब्रास का क्यूब है, उसकी साइड A है
और उसकी डेंसिटी सिग्मा है, और उसको मरकरी में फ्लोट करा रहे हैं जिसकी डेंसिटी रो है, और उस क्यूब को हमने थोड़ा सा वर्टिकली डिस्प्लेस किया और एसएचएम करना शुरू कर दिया, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहीं बनाएंगे उसका डायग्राम। जैसे कि मैंने मान लिया ये है क्यूब, और ये किसी लिक्विड में डिप्ड है, मरकरी में ये डिप है, कुछ अमाउंट डिप्ड होगा। क्यूब की साइड है ए, क्यूब की अपनी डेंसिटी है सिग्मा, और जिसमें डिप्ड है उसकी डेंसिटी है रो। अभी ये फ्लोट कर रहा होगा, एफ अप जो है वो एम जी के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोट कर रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब आपने क्या किया, इसको नीचे एक्स डिस्प्लेस किया, तो जैसे ही आप नीचे इसको एक्स दबाओगे तो ये एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा इसे इसके बराबर, और एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस करने से एक्स्ट्रा एफ अप क्रिएट होगा, और ये जो एक्स्ट्रा एफ अप होगा वही रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो आएगा वो आपका आ जाएगा एफ अप। कौन सा वाला एफ अप, पुराना वाला नहीं, एक्स्ट्रा जो हुआ है, एक्स्ट्रा जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया वो वाला। तो वो कितना आ जाएगा, वो होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो वॉल्यूम कितना आएगा एक्स इंटू ए, एरिया होगा ए स्क्वायर, तो इतना तो वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस कर दिया होगा। जो क्यूब है उसकी जो फेस का एरिया है वो ए स्क्वायर के बराबर होगा, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया, एक्स इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो मास ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी वेट ऑफ लिक्विड, तो ये बनेगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका रिस्टोरिंग फोर्स, ए स्क्वायर रो इंटू जी इंटू एक्स, और अगर मैं इन पे वेक्टर लगाऊं तो मुझे एक माइनस भी लगा देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने दिया था नीचे की तरफ, और जो एफ अप बाइंसी फोर्स आएगा, एक्स्ट्रा एफ अप जो आएगा वो आएगा ऊपर की तरफ, तो माइनस भी लगेगा, माइनस लगा होना भी चाहिए। तो आप जो ढूंढ रहे हो वो ये वाला फैक्टर ढूंढते हो, ये वाला फैक्टर है ये। टाइम पीरियड लिखने के लिए बहुत आसान है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k। एम कितना होगा, एम कितना होगा, इस क्यूब का मास कितना होगा, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन के कितना है, तो के है ए स्क्वायर रो इंटू जी, तो एक दो ए से दो ए कैंसिल आउट हो गए, तो आपका जो आंसर आया वो आया 2π√a सिग्मा अपॉन रो जी। ठीक, 2π√a सिग्मा अपॉन रो जी, a sigma upon rho g. I think so your answer is a part, a sigma over rho g. अगला क्वेश्चन करते हैं, समझिए। इसमें क्या, एक पर्सन है, उसका वजन 60 kg दिया है, उसका मास 60 kg दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म ने क्या किया, एसएचएम करना शुरू कर दिया। एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्प्रिंग बैलेंस जो होगी, जिस पे ये पर्सन खड़ा होगा, दिख नहीं रहा है वो यहाँ पे खड़ा होगा, तो उसकी रीडिंग के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो देखिए समझिए, जब ये प्लेटफॉर्म अपनी निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे होके और वहाँ से ऊपर जा रहा होगा, तो जब ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा अपने, तो इसका एस्लेशन ऊपर की तरफ होगा और मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर ए। तो उस टाइम इस पूरे प्लेटफॉर्म का एस्लेशन ऊपर की तरफ होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक, ओमेगा स्क्वायर ए, तो इस प्लेटफॉर्म पे जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगी वो आपकी हो जाएगी जी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, ये इफेक्टिव ग्रेविटी होगी। ठीक, कितनी होगी जरा ये निकालते हैं, ये मैक्सिमम ग्रेविटी होगी, तो जी की वैल्यू हम मान ले रहे हैं 10, और प्लस ओमेगा स्क्वायर फ्रीक्वेंसी आपको दी है 2/π हर्ट्ज, तो इसको ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे तो 2πf, एफ कितना है आपका 2/π का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड कितना है वो है 0.1, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया, तो ये आपका आ गया 10 प्लस, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 यानी 1.6, तो ये आ जाएगा आपका 11.6। ये नई इफेक्टिव ग्रेविटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसका मैक्सिमम वेट कितना आएगा जरा वो निकालते हैं हम। तो जो मैक्सिमम वेट होगा वो आपका होगा एक्चुअल वेट, सीधे मास है मेरे पास, मास कितना मेरे पास 60 kg, और ये है 11.6। अब मुझे अगर केजी में कन्वर्ट करना होगा तो इसको मैं जी से डिवाइड करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा, तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे
तो मेरे हिसाब से ये 70 के आसपास पहुंचेगा, अप्रॉक्सीमेट 70 के आसपास पहुंचेगा। तो इफेक्टिव वेट जो आएगा, थोड़ा अजीब है कहना वेट मैं कह रहा हूँ फिर केजी में लिख रहा हूँ, ये थोड़ा अजीब है, ठीक है, क्योंकि आंसर सारे न्यूटन में होने चाहिए। और आंसर न्यूटन में अगर मैं कहता तो मैं उसका इफेक्टिव वेट कह देता 700 न्यूटन, खत्म। मैक्सिमम इफेक्टिव वेट आएगा उसका 700 न्यूटन, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 70 केजी हो जाएगा स्प्रिंग बैलेंस के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस को नहीं पता होता कि वो कौन से एस्लेटिंग प्लेटफॉर्म पे रखा है, कहाँ रखा है, वो तो हमेशा जी को G10 मान के डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं वेट कहूँ, वेट इफेक्टिव वेट, तो इफेक्टिव वेट आपका हो जाएगा, मैक्सिमम इफेक्टिव वेट होगा 700 न्यूटन, ठीक। अच्छा मिनिमम कितना होगा, मिनिमम, तो मिनिमम का सेटअप तब होगा जब ये प्लेटफॉर्म अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा और नीचे की तरफ एस्लेट कर रहा होगा ओमेगा स्क्वायर ए से, तो तब उसमें जो इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी वो आपकी आ जाएगी G माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 1.6, सो इट इज़ 8.4। और मुझे इफेक्टिव वेट निकालना है mg इफेक्टिव, तो ये आपका आ जाएगा 60 इंटू 8.4, पॉइंट हटाएंगे ये जीरो कट जाएगा, 84 इंटू 6 करेंगे तो ये अराउंड 500 न्यूटन के आसपास आएगा, आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो मिनिमम इफेक्टिव वेट होगा उसका 500 न्यूटन और मैक्सिमम इफेक्टिव वेट होगा 700 न्यूटन। तो अगर स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बात करेंगे तो उसकी जो रीडिंग है वो 50 केजी और 70 केजी के बीच में ऑसिलेट करेगी, ठीक। सो योर आंसर इज डी पार्ट। A simple pendulum hung from a ceiling of a train moving at a constant speed has a time period t. If the train start oscillating or deoscillating, then what will be the effect of the time period of pendulum? देखिए टाइम पीरियड टी कब है, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, इनर्शियल फ्रेम है, टाइम पीरियड ये होगा। अब अगर ट्रेन एस्लेट करेगी तो क्या होगा, ट्रेन अगर आगे एस्लेट करेगी तो इफेक्टिव ग्रेविटी, सूडो फोर्स पीछे लगेगा ए, जी नीचे, तो इफेक्टिव ग्रेविटी जो है वो हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस डायरेक्शन में, अगर वो एस्लेट करेगी तो। और अगर वो रिटार्ड करेगी, मतलब एस्लेशन अगर पीछे होगा तो सूडो फोर्स फिर इधर लगेगा, एम जी नीचे ही लग रहा है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी इधर आ जाएगी। यानी दोनों केस में इफेक्टिव ग्रेविटी हो रही है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी दोनों ही केस में इफेक्टिव ग्रेविटी जो है वो जी से ज़्यादा है। और अगर इफेक्टिव ग्रेविटी आपकी जी से ज़्यादा है तो टाइम पीरियड आपका टी से कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीजेज इन बोथ द केसेस वेदर ट्रेन एस्लेट और ट्रेन रिटार्ड्स। So your answer is C part. Two simple pendulum of length 1 meter and 16 meter respectively are both given small displacement in the same direction at the same instant, ठीक है। दो सिंपल पेंडुलम है, लेंथ दिया 1 मीटर और 16 मीटर, सेम डिस्प्लेसमेंट दिया, सेम डायरेक्शन में छोड़ दिया। दे विल अगेन बी इन फेज आफ्टर द शॉर्टर पेंडुलम हैड कंप्लीटेड एन ऑसिलेशन। बहुत आसान है, आसान है, आराम से समझिए। एक की लेंथ है 1 मीटर और एक की लेंथ है 16 मीटर। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक का टाइम पीरियड टी है तो इसका टाइम पीरियड 4t हो जाएगा कि नहीं। लेंथ अगर 16 गुना तो टाइम पीरियड 4 गुना तो होगा ही होगा। तो एक का टाइम पीरियड अगर टी है तो दूसरे का टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 4t। तो ये कह रहे हैं कि शॉर्टर पेंडुलम कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले ताकि ये दोनों सेम फेज में आ जाए, ऐसे ही कह रहे हैं। दे विल बी अगेन इन द फेज आफ्टर द शॉर्टर पेंडुलम हैज कंप्लीटेड एन ऑसिलेशंस, और n की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो एक ऑब्वियस आंसर हो सकता है 4, कि जितने टाइम में ये अपने 4 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा उतने टाइम में ये अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा और ये आपस में सेम फेज में आ जाएंगे, ठीक। बट 4 तो आंसर ही नहीं दिया, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर मैं पूछूं कि टी टाइम के बाद क्या होगा, तो टी टाइम में ये अपना एक ऑसिलेशन यहाँ से जाके और यहाँ से वापस आ जाएगा, टी टाइम, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अगर मैं इससे पूछूं कि ये टी टाइम में भाई क्या करेगा, तो ये टी टाइम में जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही जा पाएगा, ये समझ में आया। ये टी टाइम में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही जा पाएगा, यानी जितनी देर में इस वाले ने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, ये तो सिर्फ 1/4 ऑसिलेशन कंप्लीट कर पाया क्योंकि उसका टाइम पीरियड 4 गुना है, ठीक। अब टाइम को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब जब टाइम और आगे बढ़ेगा तो ये वापस से चलना शुरू करेगा, ये इधर से थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत तेज जा रहा है, तो ये कहीं यहाँ पहुँचेगा और ये भी कहीं यहाँ पहुँचेगा, तो इस पोजीशन पे ये दोनों एक साथ एक ही फेज में होंगे, ठीक। तो वो टाइम होगा कितना, हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो टाइम होगा, एक टाइम पीरियड तो इसका भाई पूरा हो गया, बाकी दूसरा जो पीरियड है वो आधा भी पूरा नहीं हो पाया है। यानी आपका जो टाइम होगा, जो भी टाइम आएगा वो टी से तो ज़्यादा होगा,
लेकिन 3t/2 से कम होगा। ये आधा भी पूरा नहीं हो पाया, आधे पूरे होने के लिए इसको यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पहुँच जाता, और उससे पहले ही ये दोनों क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। ठीक, तो अगर मैं पूछूं इसने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए, तो एक ऑसिलेशन तो इसने पूरा कर लिया, बाकी दूसरा जो ऑसिलेशन है वो आधा भी नहीं कर पाया आंसर, यानी इसने 3/2 ऑसिलेशन भी अभी पूरे नहीं कर पाए हैं। तो 3/2 से कम होगा लेकिन 1 से ज़्यादा होगा, तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर है, एंड दैट इज 4/3। सो योर आंसर इज डी पार्ट। अब ये इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ इक्वेशन बनाओ, कैलकुलेशन करो, और ये कॉमन सेंस स्टफ है। आप थोड़ा सा सोचोगे कि ये कहाँ पहुँचेगा, ये कहाँ पहुँचेगा, कभी एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में सेम लोकेशन पे क्रॉस करेंगे, मतलब कभी दोनों सेम फेज में होंगे, और आप थोड़ा सा एनालाइज करके आंसर बता सकते हो। टू पेंडुलम ऑफ डिफरेंट लेंथ आर इन फेज एट द मीन पोजिशन एट ए सर्टेन इंस्टेंट। द मिनिमम टाइम आफ्टर विच दे विल अगेन इन फेज इज 5t/4, वेयर t इज द टाइम पीरियड ऑफ शॉर्टर पेंडुलम। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टू पेंडुलम। देखिए फिर से बनाते हैं। अब इसमें भी वही सिचुएशन है, एक शॉर्टर पेंडुलम है, एक छोटा पेंडुलम है, और एक बड़ा पेंडुलम है। इस तरह से सिचुएशन है। बड़े का मतलब लेंथ ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, अब किसी टाइम पे दोनों अपनी अपनी मीन पोजीशन पे थे सेम फेज में। ठीक, और ये दोबारा से 5t/4 टाइम के बाद दोबारा से सेम फेज में आ जाते हैं, जिसमें t जो है वो छोटे वाले का टाइम पीरियड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटा वाला क्या कर रहा होगा, t टाइम में तो ये जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ लौट के आएगा। ये तो टाइम पीरियड हुआ t, लेकिन आपके पास है 5t/4, यानी t/4 और बचा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो 5t/4 के बाद ये यहाँ पहुँचेगा। ठीक, अब उसी टाइम पे इसको भी यहीं होना है, बट इसका टाइम पीरियड तो ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ इतने टाइम में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही चल पाया होगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है और दोनों को अब 5t/4 पे सेम होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब बड़ा वाला 5t/4 में सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही चल पाए। तो इसका अगर टाइम पीरियड मैं कहूँ t डैश होगा, तो t डैश बाई जो 4 टाइम होगा वो 5t/4 के बराबर होगा, क्योंकि इसने 5t/4 में ये गया, फिर लौट के आया, दोबारा वहाँ पहुँच गया। ठीक, लेकिन यहाँ ये दोबारा तो पहुँचेगा नहीं, ये तो सिर्फ एक ही पहली बार ही पहुँच पाया होगा, क्योंकि इसको तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये तो स्लो है, इसकी लेंथ तो ज़्यादा है। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, तो अगर इसका टाइम पीरियड t डैश है तो वो होगा टाइम t डैश/4, और t डैश/4 इज इक्वल टू 5t/4। अब यहाँ अच्छी बात ये है कि 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये पता लग गया कि इसका जो टाइम पीरियड है वो छोटे वाले से 5 गुना है, और अगर टाइम पीरियड 5 गुना है तो इसकी लेंथ 25 गुना होगी। तो अगर इसकी लेंथ l होगी तो इसकी लेंथ होगी 25l। सो योर आंसर इज डी पार्ट। Two pendulums start oscillating in the same direction at the same time from the same mean position. Their time periods are respectively 2 सेकेंड and 1.5 सेकेंड। दो पेंडुलम हैं, एक ही टाइम एक ही डायरेक्शन में एक ही मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके टाइम अलग अलग हैं। एक का 2 सेकेंड है, एक का 1.5 सेकेंड है। फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं व्हेन द स्मॉलर पेंडुलम हैज़ कंप्लीटेड 1 वाइब्रेशन। स्मॉलर वाले ने, यानी इस वाले ने, 1.5 वाले ने अगर एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे। ये छोटा वाला पेंडुलम है और ये बड़ा वाला पेंडुलम है। ठीक, ठीक, इसका टाइम पीरियड है 1.5 सेकेंड और इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। अब जब छोटे वाले ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, यानी 1.5 सेकेंड टाइम हो गया, तो ये तो यहाँ से गया होगा मीन पोजीशन से, एक्सट्रीम पे पहुँचा होगा, फिर लौट के आया होगा, वापस मीन पे दिखाई देगा ये 1.5 सेकेंड के बाद। अब 1.5 सेकेंड में ये क्या करेगा, तो इसका तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो 1.5 सेकेंड तो इसका 3/4 ही हुआ, तो 3/4 में ये 3/4 ऑसिलेशन ही कंप्लीट करेगा। तो यहाँ तक जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा, और फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये होगा। यानी जब ये अपनी मेन पोजीशन पे, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ, तो फेज डिफरेंस इनके बीच में होगा π/2 का। और आप ऐसा कह सकते हो कि जो बड़ा वाला टाइम पेंडुलम है वो π/2 फेज में पीछे है, या आप ऐसा कह सकते हो कि छोटा वाला जो पेंडुलम है वो π/2 फेज में आगे है। सो योर आंसर इज बी पार्ट।